वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि बताया था मार्केट नीचे जा रही है और अभी और नीचे जाने के प्रोग्राम में है। ऐसा दिखा रही है 19,000 तो छूती हुई नजर आ ही रही है और अगर ज़्यादा नीचे गई तो 18,880 तक भी जाती हुई नजर आ सकती है और उसके आगे भी क्या ट्रेंड बनेगा नीचे का वो उस समय के प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा। बाकी समझते हैं डेटा को तो फिर बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे बनता जाएगा वी विल ट्राई एंड फॉलो इट। हाउएवर ट्रेंड नीचे की तरफ है। अब बाकी मगर बात यह है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर इन्वेस्टर्स। यही खेल तब हुआ था जब मार्केट ने पिछली बार 1300 पॉइंट का अपमूव दिखाया था। अभी थोड़े दिन पहले ही जून की बात है तो भी ऐसे ही डराती है। मगर फिर बता रहा हूँ आपको, तब भी बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है, लेकिन ग्रीडी मत होइएगा, लालची मत होइएगा, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल नीचे जा रही है और कितना नीचे जाएगी और वहां से कितना बड़ा मूव दिखाएगी वो अभी तक क्लियर नहीं है और वो उसके अकॉर्डिंगली हुआ। सो बाय की अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छे शेयरों को बाय करते रहिए। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर मुझे खतरा नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अब अगर करेक्शन आती है तो एक बड़ी करेक्शन जो है वो ड्यू है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। सो उस पर नजर रखिएगा और उससे सावधान रहिएगा। ऐसे कोई भी शेयर खरीदते हुए बी वेरी कॉशियस। हाउएवर ब्लू चिप्स के अंदर में एक सेफ बाइंग का राइट टाइम है ये। आइए बाकी समझते हैं डेटा को। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा है, 1000 सब्सक्राइबर होने पर आई गिव यू द ट्रेनिंग और वो ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। गैम्बलर है अगर आप तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए। बट अगर आप ट्रेडर हैं, सच में बिजनेस की तरह से देखना चाहते हैं और प्रोफेशन की तरह से, तो बहुत ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप डेफिनेटली प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। ट्रस्ट मी, इट विल नॉट बी द रेगुलर ट्रेनिंग, इट विल बी ग्रेट वन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लाइक जितने जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर करेंगे उतनी जल्दी ये ट्रेनिंग होगी। Further, let's analyze the data. Before we start the video, I request you to go to the disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। अभी देखिए फ्राइडे को हुआ क्या है। फ्राइडे को हुई है बाइंग DIS की तरफ से, वहीं छोटी सी सेलिंग हुई है FIS की तरफ से। कुछ भी डेटा नहीं था और ये मैनिपुलेशन सारा दिखता नजर आया। और आजकल पता नहीं खेल कुछ इस तरह का हो रहा है कि हर रोज कोई एक्सपायरी होती है तो उसके तहत में होता है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, उसके लिए मैनेजमेंट लग रही है ये। हालांकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। DIS ने जो खरीदा है माल वो बहुत छोटा सा है, 339 करोड़ का माल कैश में नेट में खरीदा है। वहीं FIS ने जो करा है वो सेल ऑफ है 266 करोड़ का। और अगर बात करूं थर्सडे की, से पहले एक दिन की, दोनों सेलर के तौर पे उभरे थे। और DIS ने छोटी सी सेलिंग करी थी 313 करोड़ की और 1510 करोड़ की FIS ने सेलिंग करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और मंथली की अगर बात करें तो DIS अभी फिलहाल अच्छी खासी बाइंग में है, 9,245 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं और ईयरली भी 93,116 करोड़ की बाइंग कर रखी है, जो कि अच्छी खासी बाइंग होती है। इस तरह ही मार्केट को हमेशा बचाते आए हैं और अभी भी आगे दिख रहा है कि वो ऐसे ही बचाते हुए आएंगे। और वहीं अगर बात करूं FIS की, तो FIS हालांकि अगस्त के महीने में 10,925 करोड़ से 10,925 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा माल बेच चुके हैं। हाउएवर ईयरली जनवरी से लेकर अभी तक की बात करूं तो ये नेट में पॉजिटिव में है, जो कि जून मंथ से ही हुए हैं। अदरवाइज पिछले 2.5 साल से लगातार ये बेच रहे थे। और वैसे अगर 2023 की बात करूं तो 14,867, दैट इज 14,867.97 करोड़ का माल ये 2023 में जनवरी से लेकर अभी तक खरीद चुके हैं। वहीं 2021 और 22 में जो इन्होंने सेलिंग करी है वो बहुत सीवियर सेलिंग थी, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो इन्होंने बेचा है, जो कि आने में इंडिया में करीब 13, 14, 15 साल लगे थे। वो माल इन्होंने 2021-22 में 2 साल में बेच दिया था। दैट इज अमाउंटिंग टू 3,71,159 करोड़। और इतना ही माल लगभग डोमेस्टिक वालों ने खरीदा था, इसलिए मार्केट बची रही अभी तक। हालांकि अभी फिलहाल ट्रेंड में दोनों FIS और DIS बाइंग में बैठे हैं ईयरली की अगर बात करें, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में भी जान बहुत बाकी है। और वो खास तौर पे FIS जो कि सेलिंग में थे अभी बाइंग में बैठे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। बाकी अभी ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी 12.14 पे बंद हुआ है, 12.14 पे हल्की सी क्या कहना चाहिए, साइडवेज मूवमेंट कह लें। हालांकि रेड में बंद हुआ है। 0.01 पर पॉइंट का जो डिप है, परसेंटेज में अगर बात करूं तो 0.08% का डिप है। बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ बढ़ रहा था लगातार कई दिन से, अभी फिलहाल बढ़ना तो बंद हुआ, ये एक अच्छा साइन है। बट अभी भी मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ये बात टेक्निकल्स के हिसाब से साफ दिख रही है। और अगर बात करें इसके अलावा बाकी की, तो देखिए जो सेंसेक्स की बात करूं तो एडवांस और डिक्लाइन की रेशियो अगर हम बात करें तो 780 शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1257 हो गई, जो कि थर्सडे को 1062 थी। और अगर वेडनेसडे की बात करूं तो 972 थी। इससे पहले मंडे को 1322 शेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे थे। ये था वो दिन जब इससे ज़्यादा शेयर गिरे थे। अदरवाइज फ्राइडे इज द हाईएस्ट डे जब गिरने वाले शेयरों की गिनती एक अच्छा खासा नंबर 1257।
वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए डॉलर जो है इस समय अभी भी कूल्ड ऑफ है, या कहना चाहिए कि बड़ा नहीं है, इतना ही बहुत है। लेकिन अदरवाइज़ ये ऐसे लेवल पे है, मैंने जो आपको लगातार अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं बता रहा हूँ 83.10 से लेकर 83.30 एक क्रिटिकल लेवल है। इसके अगर नीचे 83.10 के अगर नीचे आता है तो ये मार्केट को सपोर्ट करना शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम वापस रिवर्सल ले सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसको आपको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बताएगा, अगर ये भी गिरना शुरू हो जाता है तो आप डेफिनेटली ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे नज़र रखिएगा, बाकी की फ्लक्चुएशंस को नज़रअंदाज कीजिएगा। और अभी फिलहाल जो है डॉलर एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से कि ये रेजिस्टेंस भी ले सकता है और सपोर्ट भी ले सकता है। ये देखने की बात है कि क्या ये ब्रेकआउट कर ऊपर जाएगा या ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सो अभी अनडिसाइडेड ही है। बाकी लेवल्स जो मैंने बता रखे हैं आपको 82.10 से 82.30, इसको नज़र में रखिए। अगर इसके ऊपर गया 83.10 से 83.30, अगर इसके ऊपर गया तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की चाल भी दिखा सकता है, और नहीं तो ये वापस नीचे आते हुए 82.59, 82.78, 82.59 और 81.90 यहाँ तक भी जाता हुआ नीचे की तरफ में आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर ये रिवर्सल लेता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। ठीक है, बाकी अगर बात करें इसके अलावा तो गोल्ड जो है इस समय फ्लैटिश ही है, 0.15% का बढ़त के साथ 58,378 पे फ्राइडे को ट्रेड करता हुआ नजर आया जब मैं डेटा बना रहा था। और सिल्वर की बात करूं तो वो भी इस समय थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, और इसके अंदर कमजोरी नहीं है, इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। और ये अच्छी खासी बढ़त परसों दिखा रहा था, थर्सडे को ये करीब 800 रुपये से ज़्यादा बढ़ा था, और अभी फ्राइडे को फिर से 228 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया, 70,246 पे ट्रेड कर रहा है, और ये काफ़ी कूल्ड ऑफ लेवल है। अगर बाय का ट्रेड लेना हो रिस्क के साथ तो आप ले सकते हैं। इसके जो लेवल्स हैं मेरे हिसाब से वो बनते हैं कि अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आए नीचे की तरफ में तो 69,970 के आसपास ये सपोर्ट लेगा, और वहाँ से अगर नीचे टूट जाए तो फिर अपने बाय ट्रेड से निकल जाएगा। अदरवाइज ये वापस ऊपर की तरफ में जाते हुए 71,600 और 73,360 तक को छूता हुआ नजर आ सकता है, और इसी हफ्ते में भी हो सकता है ये, तो आप इसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। बाकी क्रूड की बात करें 6,781 पे ट्रेड कर रहा है, 1.44% की बढ़त है, और 96 रुपीज़ की बढ़त दिखाकर ये भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर क्रूड की बात करूं तो क्रूड में भी बढ़ने के लिए कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है, कॉज नहीं है, और इसको नीचे गिरना चाहिए आइडली, बट ये काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि अभी पहले जितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था उससे कम हो गई है, और अभी 6781 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इसने नीचे गिरना शुरू करा तो ये काफ़ी अच्छा फॉल दिखा सकता है। इसके लेवल्स नीचे की तरफ में 6750 और उसके बाद 6480, और अगर कहीं 6480 को भी तोड़ दिया तो फिर 6200 और 6000 और उसके बाद 5800 तक ये आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर उसके बाद नीचे की तरफ चला तो ये 5500 तक भी जा सकता है। हालांकि उसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम लग रही है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, बट आप लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं। हाउएवर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, सो इसलिए नज़र रखना है आपको किस लेवल पर। नज़र में रखिए 7190, ये इस लेवल को तोड़कर ऊपर अगर क्लोजिंग देनी शुरू कर देता है तब ये फिर सीधा 7339 और 7400 7900 तक के लेवल निकल सकते हैं, और ये वहाँ तक जा सकता है। अब अगर बात करूं इसके अलावा बाकी की मार्केट की और देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया 12.14 पे, ठीक है, 0.82% का डिप है। ये सारे संकेत मिलाकर मार्केट जो कह रही है उसके मुताबिक ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल नीचे जाने के मूड में है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो गेम पलट सकते हैं वो हैं डॉलर और वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, इस पर नज़र रखिएगा। ये दोनों चीज़ें बताएंगी कि मार्केट कब ऊपर जाना शुरू कर रही है। हाउएवर अभी जो गिरावट आने वाली है और आती नज़र आ रही है उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स इन्वेस्टर्स है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर आप वो 1% 2% लेकर भागने वाले लोगों में से हैं तो भाई ये टाइम नहीं है, अभी स्टे अवे, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बाय। हाउएवर अगर आप इन्वेस्टर हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई शेयर होल्ड करना चाहते हैं, या 2-3 साल के लिए भी बाय करके रखना चाहते हैं, या पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करते रहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए निफ्टी जो है आज 19,310 पे क्लोज हुआ है। फ्राइडे को 55 पॉइंट का डिप है, बहुत ज़्यादा कुछ हालांकि होता नहीं है, लेकिन उछल कूद इतनी थी जिससे मैंने बताया था कि फ्राइडे को ट्रेड मत कीजिएगा वरना ये रिटेल को धो देंगे। बार बार प्राइसेस ऑप्शंस के बढ़ाए और गिराए जा रहे थे। मैंने बताया था फ्राइडे को अलाइनमेंट होता है, बिग मनी स्मार्ट मनी उस दिन अपनी पोजीशंस को अलाइन करता है, सो उस तहत में रिटेल को मारा जाता है और वो हुआ। आई होप आप बचे रहे होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। बाकी मूवमेंट जो था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 120 पॉइंट का मूव था हाई एंड लो के बीच में। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,851 पे
क्लोज हुआ है, जो कि बहुत बड़ा डिप कहीं नहीं है, लेकिन 40 पॉइंट का डिप तो है और रेड में बंद हुआ है। हालांकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो इसने ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया है, 43,850 है अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि 44,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करे तो ये अच्छा नहीं था, और अब ये कर रहा है, ठीक है, और वो भी वीकली क्लोजिंग इसने उसके नीचे दे दी है, तो साइन ये है कि ये और नीचे गिरता नजर आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इसमें, देखिए अगर आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी पे नजर रखनी है, अभी 19,310 पे ट्रेड कर रहा है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 290 के नीचे ट्रेड करे तो आप इसको बेचने की सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। तब ये नीचे की तरफ में 19,050, 19,130 से 19,050 के बीच तक जाता नजर आ सकता है, दैट इज 19,130 तक तो ये जा रहा है। और उसके बाद अगर चला तो 19,050 पे अगर सपोर्ट ले तो ले, और अगर कहीं इसने वहां भी सपोर्ट नहीं ली तो बता रहा हूँ फिर 18,850 का लेवल ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल 19,050 तक का गेट तो ओपन है ही है। वहीं अगर ऊपर जाना है इसको तो भाई 19,450 मेरे हिसाब से जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक इसको बाय करने का सोचिएगा भी मत अभी, तब तक ये सेल ऑन राइज की ही मार्केट है, जब तक ये क्लोजिंग ऑन अबव 19,450 नहीं देता है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है 43,550 है अभी के लिए। 43,851 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट। अगर नीचे की तरफ में 43,550 पे अगर इसने सपोर्ट ले ली और वापस बाउंस बैक करा तो बहुत अच्छी बात है, और ये ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा। नहीं तो बहुत ये फिर और नीचे जा रहा है बहुत अच्छे से, और यहीं पे है वो गेम छुपा हुआ जहां पे अभी तक ये क्लियर नहीं है। जब से आरबीआई की पॉलिसी आई है तब से लगातार गिर रहा है, और यही मार्केट को ज़्यादा बड़ा हिट या वीकनेस दे रहा है। अगर इसने नीचे तोड़ दिया 43,550 तो आप इसको अच्छे से सेल कर सकते हैं 43,330 के लिए, और उसके बाद 42,900, और अगर वो भी टूटा तो 42,600 एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर उसको नहीं बचा पाए तो मार्केट फिर बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को अच्छे से लेके जाएगा नीचे की तरफ, और खतरनाक हो जाएगा, गिरता हुआ नजर आएगा। कारण क्या है, कारण में देखिए अभी बढ़ने वाले सेक्टरों की बात अगर फ्राइडे को करें तो मीडिया सेक्टर बढ़ रहा था 0.65%, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है ओवरऑल वैल्यूएशन में। और इसके अलावा एमएनसी और एनर्जी में थोड़ी बढ़त थी, एनर्जी में और बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। एक न्यूज़ के तहत में अदानी के शेयर्स में थोड़ी तेजी आ रही है, और उसके अलावा भी एनर्जी के सेक्टर में तेजी आ सकती है। कहानी ये सुनाई दे रही है कि सऊदी अरेबिया जो है दैट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर। और ये सिर्फ न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ें जो होती हैं वो आमतौर पर ट्रैप करती हैं रिटेल को। तो अगर आप लालची बनना चाहते हैं तो समझदारी से बनिएगा, कुछ अच्छे शेयर्स एनर्जी सेक्टर के जिनको आप खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिएगा, नहीं तो अभी इंतज़ार कीजिए जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक अवॉइड ट्रेड। बाकी इसके अलावा मार्केट को संभाला किसने, अगर मार्केट बोलूँ कि 55 पॉइंट सी क्यों गिरी, ज़्यादा गिर सकती थी क्या, अगर सिर्फ 3 ही सेक्टर बढ़ रहे हैं बाकी तो सब गिर रहे थे, तो वो कारण था रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने एक अच्छी बढ़त दिखाई, 0.74% बढ़ता हुआ नजर आया, और ये खुद अकेला रिलायंस सेक्टर से ज़्यादा बड़ा हिस्सा रखता है। यानी कि अगर मीडिया सेक्टर की बात करूँ 0.65%, तो ये 3% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है निफ्टी की वैल्यूशन में। वहीं रिलायंस की बात करूँ तो 10.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है निफ्टी की ओवरऑल वैल्यूशन में, और इसके बढ़ने से 0.74% बढ़ा है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी बढ़त आती हुई नजर आई, या बचत हो गई गिरने से, ठीक है। तो दैट्स ऑल, क्योंकि बाकी तो सब गिर रहा था सेक्टर के तौर पे। अगर हम बात करें तो कौन कौन सेक्टर थे गिर रहे थे, रियलिटी आईटी सब गिरते हुए नजर आया। आईटी में 1.47% गिर रहा था, डिप है। रियलिटी क्लोज्ड बाय दी 1.47% का डिप के साथ रियलिटी क्लोज्ड 0.73% का डिप। उसके अलावा बड़े सेक्टरों में बोलूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सारे सेक्टरों की बात करें तो इससे ज़्यादा हेल्थ केयर गिरता हुआ नजर आया, फार्मा भी गिरता नजर आया, जो कि लगभग 0.6% गिरते हुए नजर आया। इसके अलावा स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी गिरावट थी, जो कि हालांकि है तो 0.54%, लेकिन ये बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में वैल्यूशन कम होता है, अगर इतना बड़ा परसेंटाइल गिरावट है तो बहुत अच्छा नहीं होता। बाकी हालांकि खैर कमज़ोर है सेक्टर, बॉटम लाइन में यही बोल रहा हूँ। और ऊपर से इंपॉर्टेंट होता है कि निफ्टी ओवरऑल 100 के शेयर्स का क्या सीन है, तो ओवरऑल 100 के 100 शेयर गिरते हुए नजर आ रहे थे, ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो बड़ा हिट आता हुआ नजर आया वो HDFC बैंक से नजर आया, जो कि 0.41% गिरता हुआ नजर आया। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरती हुई नजर आई, और इस तरह से प्राइवेट बैंक और बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो इसने बहुत बड़ा हिट दिया मार्केट को, और इसकी वजह से ही मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। और कोई और सेक्टर है नहीं जो स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। हालांकि IT सेक्टर में अगर कहीं से देखें तो ताकत हो सकती है, और अगर ये चला IT सेक्टर तो मार्केट को बचा भी सकता है, बट ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये एक अच्छा सेक्टर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। इन्फोसिस TCS बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें हर डिप पे छोटा छोटा बाइंग कर सकते हैं। मैंने SBI के बारे में भी और TCS के बारे में भी बताया है। पिछले वीक के वीडियो में मैंने एक और वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें ब्लू चिप्स के लिए एक्सप्लेनेशन भी दी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर में मैंने लेवल्स बताए हैं कि किस किस लेवल पे आप किस तरह बाइंग कर सकते हैं अगर आप उसको यूज़ करें, इन्वेस्टर हैं तो।
विद दिस आई कंक्लूड दिस वीकली एनालिसिस। अगर आपको चार्ट्स के लिए और डेली के लिए समझना हो तो यू कैन स्टे फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम चार्ट पे चलकर कहाँ एंट्री लेवल और इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। देखिए, अब अगर बात करूँ चार्ट्स पे समझना है टेक्निकली, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो बैंक निफ्टी है, अगर आप देख रहे हैं तो लगातार ये वीकली चार्ट है, ठीक है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते से लगातार गिर रहा है, और वो भी इस तरह से गिर रहा है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व है। इसको जो एंगल बोलते हैं, अगर 35 डिग्री या 35 से 15 डिग्री तक का एंगल हो तो वो एक नॉर्मल करेक्शन या समझा जाता है कि एक मूवमेंट है, रिट्रेस हो जाएगी। लेकिन ये जिस एंगल पे गिर रहा है, अगर आप वीकली पे देखें तो ये बहुत स्ट्रांगली नीचे जा रहा है। हाउएवर बिल्कुल सपोर्ट पे है ये, अगर आप देखें तो ये सपोर्ट है। देखिए, इससे पहले इसने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिए, अगर उस तरह से हम देखें तो ये यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर बाउंस कर ले, जो कि अभी फिलहाल कोई साइन इसने दिया नहीं है, मगर अगर हम देखें तो देखिए ये जो एरिया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने कई हफ्ते पहले गुजारे थे और इसको इसने तोड़ा नहीं था, ठीक है। और इसने तोड़ा नहीं था और वापस ऊपर बाउंस कर गया था इसी लेवल से। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरे का पूरा। और ये वीकली चार्ट है, तो आप समझिए कि यहाँ पर करीब करीब 7 हफ्ते गुजारने के बाद इसने अप मूव दिया था और वापस उसी पे आके बैठा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो ये बहुत अच्छे से नीचे की तरफ गिरता हुआ सीधा 42,646 पे जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये यहीं से बाउंस करना चाहिए और वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ऊपर के लेवल अगर आप बात करें तो 44,185 तक ये आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर बुल्स एंड बियर की जो फाइट है वो खतरनाक शुरू होगी 44,300 पे। और इसको अगर कहीं पार कर लिया 350 के ऊपर तो फिर 44,515 के ऊपर। और अगर इसके बाद इसने अगर क्लोजिंग 45,000 के ऊपर दी, तभी मानिएगा कि ये बाइंग में आ चुका है और हम वापस बाय कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक को सिर्फ सेल करने की ही कोशिश करिए। दैट्स हाउ द थिंग्स आर। उसके अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी का अगर वीकली चार्ट हम बात करें तो देखिए इसमें भी लगातार 4 हफ्ते हो गए गिरते हुए नजर आए। और एक रूल कहता है डाउ थ्योरी का, दैट अगर बात करें तो जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है उसके तहत में 3, 5, 8 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बाद 13 होता है। तो ठीक है, तो इसको फोर्थ कैंडल पे वापस बाउंस कर लेना चाहिए था। ये चौथी कैंडल इसने बना दी है, तो इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल भी रेडी बनती नजर आएगी। नेक्स्ट वीक भी हम डाउन साइड पे ही रहेंगे। हालांकि ये भी एक सपोर्ट पे है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और गैप नीचे छोड़ा हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि वो 19,180 तक ही जाकर शायद बाउंस बैक कर ले। एक बहुत ही मीठी सी उम्मीद है। हालांकि ट्रेंड और टेक्निकल्स कहीं से ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं। और बाकी अगर शेयरों की बात करूं तो शेयरों में कहीं से दम नहीं नजर आ रहा। अगर टॉप के 4 शेयरों की बात करूं तो देखिए HDFC सबसे बड़ा काउंट्रीब्यूटर है। तो HDFC की बात करें अगर हम, तो HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो उसमें ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा, बल्कि वो वीक नज़र आ रहा है। और अगर वो वीक है तो मार्केट को लेके जाएगा नीचे, ठीक है। कैसे वीक नज़र आ रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो उसका चार्ट देखिए, आपको ये वीकली चार्ट है इस तरह से दिख रहा है और ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। हालांकि सिर्फ इकलौती उम्मीद जो है वो इसकी ये सपोर्ट दिख रही है। इसने जो पैटर्न बनाया है, अगर ये एम पैटर्न बना रहा है तो ये नेक लाइन पे बैठा है। तो यहाँ पर नेक लाइन पे ये डिसीजन होता है कि या तो यहीं से बाउंस करके ऊपर जाए और नहीं तो ये यहाँ से फिर नीचे की तरफ में डिप लेता हुआ नजर आएगा। और अगर ये डिप लेता है तो फिर ये अच्छा खासा डिप होगा जो सीधा सीधा 1536 तक पहुंचा देगा इसको। तो ये हो गया टॉप का पहला शेयर हमारा HDFC। दूसरा अगर हम बात करें तो रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में भी अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसमें ये कहें कि वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। हालांकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट अगर बात करें तो ये है 20 मूविंग एवरेज से। देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस है। मैंने आपको कई बार वीडियो में समझाया है, जब 20 मूविंग एवरेज जो है उससे प्राइस बहुत दूर हो जाए तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसने अभी तक वीकली बेसिस पे साइंस नहीं दिए वीकनेस के, बट ये काफ़ी टाइम से गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें इसकी, तो ये रेजिस्टेंस जो बनती है इसकी वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दैट इज लेवल 2560-70 का एरिया। ये इसको पार करेगा अगर, तो ये फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, तब ये ऊपर जाएगा। नहीं तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। कारण देख लीजिए आप, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इसने यहीं पे रेजिस्टेंस ली है। ये देखिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते ये ले चुका है। उसके बाद अगली बार इसने यहाँ पर लोअर लो का पैटर्न बनाया और ये यहाँ पर भी फेल होता हुआ नजर आया। तो ये लेवल जो है इसके लिए पार करना आसान नहीं है। और अगर टाइम की बात करूं तो देखिए इसने जो ये लेवल बनाया था वो लेवल इसने काफ़ी पहले बनाया था, जो अभी तक ब्रीच हुआ नहीं है। कई बारी वीक में हमने इसको तोड़ा है। 25 अप्रैल 2022 में ये लेवल बना था, ठीक है, अप्रैल 2022 में। उसके बाद से ये अभी तक ब्रीच हुआ नहीं है। अगर बात करूं तो हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हाँ कई बारी ऊपर गए, लेकिन क्लोजिंग वीकली जो है इससे ऊपर नहीं आई। सो हमको वेट करना है कब, जब 25,000
2025 566-70 के ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू हो जाए, 2 दिन क्लोजिंग देते तो बाय कर लीजिएगा, तब ये सीधा 2633 तक जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है तो ये भी हिट देता हुआ नजर आ सकता है मार्केट को। अब तीसरा शेयर इंपॉर्टेंट वाला अगर हम बात करें जो टॉप कंट्रीब्यूटर है ICICI बैंक, तो उसमें भी वीकनेस के ही साइन नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग था और काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। उसके बाद अगर बात करूं तो क्या उसमें दम होगा या ये करेक्शन होगी, ये हो सकता है कि यहाँ से वो बाउंस करे। कारण उसका सिंपल सा ये है कि भाई देखिए ये है 20 मूविंग एवरेज और ये बिल्कुल 20 मूविंग एवरेज के पास आकर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम उस तरह से बात करें तो ये देखिए इसने पिछली बार भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाया था, 20 मूविंग एवरेज के पास आया और ये वापस ऊपर चला गया। लेकिन अब जो ये बना रहा है इसको एम पैटर्न कहते हैं और ये एम पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एम पैटर्न की नेकलाइन पे ही खड़ा है। अगर इसने अब 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया जो कि है 930-40 की एरिया, 38 बनता है इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन ये क्योंकि स्टैटिक नहीं डायनामिक होती है तो ये चेंज होती रहेगी हफ्ते में। बट तो आप 930 का लेवल देखें, अगर 30 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे तो ये एक और अच्छी गिरावट दिखा सकता है। पिछली बार अगर बात करूं तो मैं इसने यहाँ से करीब 100 पॉइंट और नीचे तोड़ सकता है, ठीक है। 80 पॉइंट के लिए आप गेम खेल सकते हैं। 935 से अगर नीचे गया तो ये 830-35 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा रहा है, अगर ये वीकनेस नहीं दिखा रहा। तो अब इसके अलावा अगर बात करूं तो चौथा शेयर जो है वो IT सेक्टर से होता है, वो है इन्फोसिस, ठीक है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में साइंस कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ये काफ़ी टाइम से नीचे गिर रहा है और गिरने के बाद इसने अभी मूव करते हुए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और इसमें बहुत चांसेस हैं कि इसको ऊपर जाने की इच्छा है। लेकिन अभी जो पैटर्न बनाया हुआ है ये ऊपर जाने का कहीं से नहीं दिख रहा है और अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। ये कुछ इस तरह की कहानी दे रहा है। जितना बड़ा विक इसमें भी बना है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी भी सेलिंग हो रही है और रिटेल को ट्रैक किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही है, इस बात को समझ के कीजिएगा। और नीचे के और कई लेवल हैं जिनकी तरफ अगर हम जाते हुए नजर आए तो आपको और ऐड करना होगा, उस ढंग से बाय कीजिएगा। समझ लीजिए अगर आपने 10 शेयर खरीदने हैं तो 2 शेयर यहाँ खरीदिए और फिर नीचे आए अगर 1213 पे तो फिर और 10 शेयर खरीद सकते हैं। और अगर उसके बाद की बात करूँ तो 1054 पे बेस्ट लेवल होगा जहाँ पे कि बाय करना एक समझदारी होगी और अच्छे से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बट ये वहाँ तक आएगा कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन। सो ऑल द टॉप शेयर्स मैंने बता दी और ये सब 4 शेयर जो है मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द मार्केट बनाते हैं निफ्टी की वैल्यूशन में। और बैंक निफ्टी के लिए भी ICICI बैंक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके अलावा HDFC बैंक है, वो दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो मार्केट में ये 4 शेयर करते नजर आएंगे वही मार्केट में होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो बैक एंड में है वो स्मॉल कैप से बच के रहिएगा। अभी फिलहाल स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में एक गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। बहुत 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 बड़ी बढ़त के साथ ये ट्रेड कर चुका है और अब एक रिट्रेसमेंट और करेक्शन आनी ही चाहिए। अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी मिड कैप का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो ये समझिए कि यहाँ पे ये देखिए वीकली 6630-40 के आसपास था मार्च एंड में, अप्रैल ही मान लीजिए, ठीक है। और अगर अब हम बात करें अगस्त में, दैट इज़ अनदर 5 मंथ्स, ये 8600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ लीजिए अच्छी खासी 2000 पॉइंट की, 6000 के ऊपर अगर आप 6600 भी मान के चलें तो आप समझिए 1500 पॉइंट का या 2000 पॉइंट का मूव क्या मतलब होता है। यानी कि 30% से ज़्यादा इंक्रीज इसमें ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो अगर अब 15-20% की रिट्रेसमेंट आ जाए और ये 7980 तक भी आ जाए तो मैं हैरान नहीं हूँगा और आना चाहिए, ये हेल्दी है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऊपर जाना है इसको तो 8600 या 700 मान के चलिए, 700 के पार अगर ये ट्रेड कर या क्लोजिंग कर टाइम बिताए तब ये और ऊपर जा सकता है। और हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं वो सरप्राइजिंग होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रेंड बन रहा है वो फिलहाल यही दिख रहा है, या तो साइडवेज या डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड नेक्स्ट वीक। With this, I conclude this video. Don't forget to join if you want to learn and be a profitable trader. जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा so that you get the notification of all the videos and the training also. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.